हेलो फ्रेंड्स, ये 8 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस का डेली एनालिसिस है। इन आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है एडिटोरियल पेज से है जो सी राजमोहन के द्वारा लिखा गया है। ये आर्टिकल इंडिया के स्ट्रेटेजिक फोकस शिफ्ट टुवर्ड्स गल्फ रीजन, स्पेशली ईरान वॉर के कॉन्टेक्स्ट में है। सिंपल शब्दों में समझें तो चाहे ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़े या शांत हो जाए, एक बात क्लियर हो चुकी है कि गल्फ रीजन अब इंडिया के लिए टॉप प्रायोरिटी बन चुका है। गल्फ रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? गल्फ कोई दूर का एरिया नहीं है, ये इंडिया के बिल्कुल पास है, बस एक छोटा सा समुंदर बीच में है। इसके साथ ही इंडिया के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, सोशल और सिक्योरिटी टाइज हैं। लगभग 9 मिलियन इंडियंस गल्फ में काम करते हैं और हर साल करीब $80 बिलियन रेमिटेंसेस भेजते हैं। इसके अलावा इंडिया की एनर्जी नीड्स का मेजर हिस्सा भी गल्फ से आता है। इसलिए गल्फ रीजन इंडिया के लिए सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं, बल्कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस का भी क्वेश्चन है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, बॉम्बे स्कूल और लुधियाना स्कूल। ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के दो अलग अप्रोचेज हैं जो ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे हैं। बॉम्बे स्कूल का फोकस समुंदर पर था। इसके अकॉर्डिंग इंडिया की सिक्योरिटी समुंदर से स्टार्ट होती है। इस स्कूल के लोग मानते थे कि अगर इंडिया को सिक्योर रहना है तो उसे पर्शियन गल्फ, अरेबिया और सी लेन्स पर कंट्रोल रखना होगा। ये लोग ट्रेड, पोर्ट्स और नेवल पावर को इंपॉर्टेंस देते थे। जॉन मैल्कम और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जैसे लोग इस थिंकिंग के लीडर थे। इन्होंने पर्शिया के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशंस बनाए और गल्फ के कोस्टल एरियाज में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग की। दूसरी तरफ लुधियाना स्कूल था जो लैंड बेस्ड अप्रोच फॉलो करता था। इसका फोकस अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पर था। ये स्कूल मानता था कि इंडिया को सिक्योर रखने के लिए उसे अपनी बाउंड्रीज के बाहर जाकर लैंड एरियाज में इन्फ्लुएंस बनाना होगा। ये लोग ट्राइबल पॉलिटिक्स, अलायंसेस और फॉरवर्ड पॉलिसी पर बिलीव करते थे। हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस जैसे लोग इस स्कूल के इंपॉर्टेंट नाम थे। इन दोनों अप्रोचेस के बीच सबसे बड़ा क्लैश फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में हुआ था, 1839 से 1842 के बीच। लुधियाना स्कूल की पॉलिसी फॉलो की गई और ब्रिटिश फोर्सेस अफगानिस्तान में घुस गईं, लेकिन वहां उन्हें बहुत बड़ी हार मिली। ये फेलियर बॉम्बे स्कूल के व्यू पॉइंट को सपोर्ट करता था कि लैंड बेस्ड एक्सपेंशन रिस्की है। फिर भी लुधियाना स्कूल की थिंकिंग खत्म नहीं हुई और बाद में भी कंटिन्यू रही। 1947 के बाद पाकिस्तान ने लुधियाना स्कूल को अडॉप्ट किया। इसका एग्जाम्पल है उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की, ट्राइबल प्रॉक्सीज और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का यूज़ किया। ये सब लुधियाना माइंडसेट का ही पार्ट है। इंडिया की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया भी लैंड सेंट्रिक हो गया। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर्स सिक्योर करना ज़रूरी हो गया। साथ ही सोशलिस्ट पॉलिसीज़ के चलते ट्रेड और पोर्ट्स पर फोकस कम हो गया। इस वजह से इंडिया का स्ट्रेटेजिक फोकस समुंदर से हटकर लैंड पर आ गया। लेकिन 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद सिचुएशन बदली। ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इंडिया ने दोबारा मैरीटाइम इंपॉर्टेंस को समझना शुरू किया और यहाँ गल्फ रीजन का रोल और भी बड़ा हो गया, क्योंकि एनर्जी, जॉब्स और इन्वेस्टमेंट्स यहाँ से आ रहे थे। अब करंट सिचुएशन में ईरान का कॉन्फ्लिक्ट और गल्फ की इंस्टेबिलिटी ने इंडिया को मजबूर किया है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करे। यहाँ से बॉम्बे स्कूल का रिवाइवल दिखता है। इंडिया अब गल्फ रीजन में अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिवली एंगेज कर रहा है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, अरब गल्फ कंट्रीज में आजकल पॉलिटिकल मॉडरेशन और इकोनॉमिक ओपननेस बढ़ रहा है। वहीं ईरान में स्ट्रिक्ट थियोक्रेसी है और पाकिस्तान अभी भी एक्सट्रीमिस्ट प्रॉक्सीज का यूज़ करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में गल्फ कंट्रीज इंडिया के लिए एक स्टेबल और पॉजिटिव पार्टनर के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया लुधियाना स्कूल को कंप्लीटली इग्नोर कर दे। पाकिस्तान के साथ टेंशन अभी भी है और लैंड बॉर्डर्स का थ्रेट रियल है। इसलिए इंडिया को दोनों अप्रोचेस को बैलेंस करना होगा, एक तरफ स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम प्रेजेंस गल्फ में और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग लैंड डिफेंस अपनी बॉर्डर्स पर। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी अब इवॉल्व हो रही है। गल्फ रीजन अब पेरिफेरल नहीं रहा, बल्कि सेंट्रल बन चुका है और इंडिया ग्रेजुअली बॉम्बे स्कूल की तरफ वापस जा रहा है, लेकिन लुधियाना स्कूल को भी साथ लेकर चल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की ओर।
नेक्स्ट आर्टिकल मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि एडिटोरियल पेज का है। ऑथर ने दो सिचुएशंस को डिस्क्राइब किया है। एक तरफ एक ट्राइबल एरिया की महिला है जहां डिलीवरी घर पर हो रही है बिना ट्रेंड हेल्प के। दूसरी तरफ एक सिटी की महिला है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है और उसे सी सेक्शन के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा है, शायद बिना ज़रूरत के। दोनों सिचुएशंस अलग लगती हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक ही प्रॉब्लम को शो करती हैं। इंडिया की मैटरनल हेल्थ सिस्टम में एक मिसिंग लिंक है और वो है ट्रेन्ड मिडवाइफ्स। हालांकि इंडिया ने मैटरनल हेल्थ में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो यानी कि डिलीवरी के दौरान मां की डेथ का रेट 2014 से 16 में 130 था, जो 2019 से 21 में 93 हो गया। और अगर लॉन्ग टर्म देखें तो 33 सालों में इंडिया ने 86% रिडक्शन अचीव किया है, जो ग्लोबल एवरेज 48% से काफ़ी बेटर है। मतलब इंडिया की स्टोरी ओवरऑल सक्सेस की है। लेकिन इस सक्सेस के अंदर एक हिडन प्रॉब्लम है और वो है रैपिडली बढ़ता हुआ सी सेक्शन रेट। 2008-9 में इंडिया में सिर्फ 6.4% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज सी सेक्शन से होती थीं, लेकिन 2024-25 तक ये 27% क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क समझिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आइडियल सी सेक्शन रेट 10 to 15% होना चाहिए। मतलब इंडिया का करंट लेवल रेकमेंडेड लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो सिचुएशन और सीरियस है। यहाँ एवरेज सी सेक्शन रेट 47.4% है और तेलंगाना जैसे स्टेट में ये 60% से भी ज़्यादा है। मतलब हर 10 डिलीवरीज में से 6 सी सेक्शन हो रही हैं। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कई केसेस में सर्जरी ज़रूरी नहीं है, फिर भी हो रही है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर है फाइनेंशियल इंसेंटिव। एक सी सेक्शन डिलीवरी का कॉस्ट स्मॉल टाउन्स में लगभग 40,000 रुपीज़ होता है और बड़े सिटीज़ में ये 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो सकता है। डॉक्टर्स के लिए डिलीवरीज उनकी इनकम का 70 to 80% तक कंट्रीब्यूट करती हैं, इसलिए नेचुरली एक टेंडेंसी होती है सर्जिकल डिलीवरी प्रेफर करने की। दूसरा फैक्टर है कल्चरल। इंडिया के कुछ पार्ट्स में फैमिलीज खुद सी सेक्शन प्रेफर करती हैं, या तो पेन अवॉइड करने के लिए या फिर ऑस्पिशियस डेट सिलेक्ट करने के लिए। मतलब मेडिकल डिसीजन में सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अननेसेसरी सी सेक्शन के रिस्क्स भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर के लिए इमीडिएट रिस्क्स होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, हैवी ब्लीडिंग यानी हेमरेज और इंटरनल एडहीजन्स। एक और सीरियस लॉन्ग टर्म कंडीशन है स्कार एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें यूटरस का टिश्यू सर्जिकल वूंड के आसपास ग्रो करने लगता है और सालों बाद पेन कॉज करता है। इसमें बच्चे के लिए भी कुछ रिस्क्स देखे गए हैं। सी सेक्शन डिलीवरी में बेबी का नेचुरल एक्सपोजर गट बैक्टीरिया से नहीं होता, जिससे माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होता है। ये बाद में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एस्थमा और ओबेसिटी के हायर रिस्क से लिंक्ड पाया गया है। हाँ, ये भी सही है कि एग्जैक्ट कॉज प्रूव करना डिफिकल्ट है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस पहले से होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी रिस्क इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अब सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर मिडवाइफ्स का रोल आता है। मिडवाइफ एक ट्रेंड प्रोफेशनल होती है जो नॉर्मल डिलीवरी को सेफली कंडक्ट कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो लेबर को एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में देखती है, न कि इमरजेंसी के रूप में। वो अननेसेसरी इंटरवेंशन अवॉइड करती है और जब एक्चुअल रिस्क हो तभी डॉक्टर को रेफर करती है। मतलब मिडवाइफ एक ब्रिज का काम करती है। वो इंश्योर करती है कि नॉर्मल डिलीवरी स्मूथली हो और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही सर्जरी की तरफ जाया जाए। इससे अननेसेसरी सी सेक्शंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। इंडिया ने इस डायरेक्शन में एक स्टेप लिया था 2018 में नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी प्रोग्राम लॉन्च करके। लेकिन अभी तक लगभग 1500 ट्रेंड मिडवाइव्स ही प्रोड्यूस हुई हैं, जबकि पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए लगभग 90,000 मिडवाइव्स की ज़रूरत है। ये गैप बहुत बड़ा है। तो फाइनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया ने मैटरनल हेल्थ में प्रोग्रेस तो किया है, लेकिन अब नेक्स्ट चैलेंज है क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करना। हमें इंश्योर करना होगा कि हर महिला, चाहे वो ट्राइबल एरिया में हो या सिटी में, उसे एक ट्रेंड प्रोफेशनल मिले जो सेफ डिलीवरी करा सके और अननेसेसरी सर्जरी से बचाए। नेक्स्ट आर्टिकल ईरान वॉर से है। बहरेन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। इस रेजोल्यूशन का मेन एम था कि इस स्ट्रेट में सेफ नेविगेशन इंश्योर हो और कंट्रीज को अलाउ किया जाए कि वो इस रूट को सिक्योर कर सकें। इसी केस में रशिया और चाइना ने इस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया। वोट का रिजल्ट 11 सपोर्ट में, 2 अगेंस्ट रशिया और चाइना और 2 एब्सटेंशंस पाकिस्तान और कोलंबिया। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं: यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया
और चाइना, जिनको P5 भी कहा जाता है। इनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे वीटो पावर कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई भी एक कंट्री किसी सब्सटैंटिव रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करती है तो रेजोल्यूशन पास नहीं होता, चाहे बाकी सब कंट्रीज सपोर्ट कर रही हों। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रेजोल्यूशन को पहले काफी स्ट्रांग बनाया गया था, जिसमें ऑल नेसेसरी मीन्स फ्रेज यूज हुआ था, जो स्ट्रेट को ओपन रखने के लिए मिलिट्री एक्शन को भी अलाउ करता था। लेकिन रशिया, चाइना और फ्रांस के ऑपोजिशन के बाद इसको डाइल्यूट कर दिया गया। पहले इसे डिफेंसिव मीन्स तक लिमिट किया गया, फिर और वीक करके सिर्फ कोऑर्डिनेशन और सिक्योरिटी इंश्योर करने तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, बिना किसी फोर्स ऑथराइजेशन के। इसका मतलब है कि रेजोल्यूशन इतना वीक हो गया था कि इवन अगर पास भी हो जाता तो ग्राउंड पर उसका इम्पैक्ट लिमिटेड ही होता। इस रेजोल्यूशन में ईरान से डिमांड की गई थी कि वो मर्चेंट शिप्स पर अटैक्स बंद करे और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करे। गल्फ कंट्रीज के लिए ये इशू एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जैसा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। साथ ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी थी कि अगर स्ट्रेट ओपन नहीं किया गया तो यूएस मिलिट्री एक्शन ले सकता है। यहां से आप देख सकते हैं कि कैसे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट न्यूज नेशन पेज का है, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। ये केस केरला के सबरीमला टेम्पल से रिलेटेड है, जहां ट्रेडिशनली 10 से 50 इयर्स की एज ग्रुप की विमेन को एंट्री अलाउड नहीं थी। इसका रीजन दिया जाता था कि ये टेम्पल लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है, जो एक सेलिब्रेट डीटी माने जाते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इस रिस्ट्रिक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये प्रैक्टिस इक्वालिटी और डिग्निटी के अगेंस्ट है, और एक जज ने यह भी कहा कि ये अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अंडर आता है, जो आर्टिकल 17 के थ्रू प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल राइट है, जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। ये हिस्टोरिकली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बनाया गया था। अब प्रेजेंट डेवलपमेंट में एक 9 जज बेंच इस जजमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को रिव्यू कर रही है। इसी हियरिंग के दौरान जस्टिस BV नागराथना ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ा है, और इसको टेम्पररी या पीरियोडिक बेसिस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। उनका सिंपल लॉजिक था कि अगर किसी को सिर्फ महीने के कुछ दिन के लिए अनटचेबल माना जाए और बाकी दिन नहीं, तो ये आर्टिकल 17 के कॉन्सेप्ट के साथ लॉजिकली फिट नहीं होता। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि क्या सबरीमला केस में आर्टिकल 17 का यूज सही था। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी 2018 जजमेंट पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया। उनका कहना है कि इस जजमेंट ने गलत तरीके से आर्टिकल 17 अप्लाई किया और इसे रॉन्ग लॉ डिक्लेयर किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि सबरीमला एक यूनिक यानी सुई जेनरस केस है। बाकी अयप्पा टेम्पल्स में विमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स को एंट्री अलाउड है, इसलिए इसको जनरल डिस्क्रिमिनेशन का केस नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक स्पेसिफिक रिलीजियस डिनोमिनेशन की प्रैक्टिस के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ कोर डिबेट क्या है? एक तरफ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे इक्वालिटी, डिग्निटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी तरफ रिलीजियस फ्रीडम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 26 के अंडर प्रोटेक्टेड है। ये थे आज के इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।